हैं कि जो कुछ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के साथ भारत में हो रहा है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। भारतीय मीडिया ने तो खुद इतना झूठ बोला कि माफ़ियाँ मांगना पड़ गईं। ऊपर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं कि बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो मज़े लेकर सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं। क्या वाकई वो मसला कश्मीर हल करा पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय मीडिया का झूठ पकड़ना हो, सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर पॉलिसी को समझना हो मुख्तलिफ एंगल से, और इवन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हों, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, मुमताज़ तजज़ियाकार और कालम निगार जनाब हामिद मीर साहब गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम इश्यूज़ पर, और आज हमारे रूबरू भी जनाब हामिद मीर साहब हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। हम जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, पहले तो मीडिया पे बात करते हैं कि ये इंडियन मीडिया को क्या हो गया था। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। देखें, इंडियन मीडिया जो है उसको जो भी हुआ है वो आप एक सिंपल सी मैं आपको बात कहूँगा, वो आप समझ जाएंगे कि ये कहा जाता है कि जो मीडिया है या प्रेस है वो किसी भी सोसाइटी का आईना होता है। जो कुछ उस सोसाइटी में हो रहा होता है, जो कुछ उस सोसाइटी की हकीकत होती है, तो वो जो मीडिया है उसमें वो आईना नज़र आ जाता है। तो जो कुछ आपको इंडियन मीडिया में नज़र आ रहा है, झूठ, अफवाहें फैलाना, तकब्बुर, रऊनत, एरोगेंस, ये सारे का सारा जो है ये दरअसल इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है जो आपको इंडियन मीडिया में नज़र आता है। मैं सारे के सारे इंडियंस को ये नहीं कह रहा कि वो बड़े एरोगेंट हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि ये जो मोदी की बहुत एरोगेंट और अग्रेसिव एंटी पाकिस्तान पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो जो हिंदुस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो बहुत एरोगेंट है, और मीडिया में उसी रूलिंग एलीट की जो सोच है उसकी रिफ्लेक्शन हो रही थी। मैंने आपको शायद बताया था और मैंने ये लिखा भी था कि 9 और 10 मई की जो दरमियानी शब थी, जी, तो मुझे बहुत से जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कॉल करके पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ और क्या मैं अभी ज़िंदा हूँ या मेरा क्या स्टेटस है। और शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों पूछ रहे हो भाई? एक बहुत ही सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इंडियन आर्मी इस्लामाबाद में दाखिल हो गई है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा ये अभी मैं न्यूज़ रूम में खड़ी हूँ और मेरे न्यूज़ चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि इंडियन आर्मी जो है वो इस्लामाबाद में एंटर हो गई है। और फिर मैंने अभी उनको कहा क्या कह रही हैं आप? तो कहती है इज़ शहबाज शरीफ ओके? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि शहबाज शरीफ जो है उसको इंडियन आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया, और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो किसी स्पेशल प्लेन पे बैठ के चाइना भाग गए हैं। तो अब प्रजा साहब एक लम्हे के लिए मैं भी ना थोड़ा सा हिल गया। 1:30 बजा हुआ था रात का। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है और ये इतना बड़ा चैनल है। मैंने अपने चैनल के न्यूज़ रूम में कॉल की, और जो रात को नाइट ड्यूटी पे जो वहाँ पे असाइनमेंट एडिटर था, मैंने उसको पूछा यार ये बताओ सब ठीक है? तो वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा सर आप कोई इंडियन टीवी चैनल तो नहीं देख रहे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहते हैं जी इंडियन टीवी चैनल्स के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हर जगह पे इंडियन आर्मी आ गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और पाकिस्तान जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने जब उनको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओके, सेकेंडली देयर इज़ नो इंडियन आर्मी इन इस्लामाबाद, और मैंने कहा तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सो रहे हैं। अच्छा मीर साहब, बात यह है कि आप तो एक इंडियन सोसाइटी की भी बात कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ होता रहा मादी में, हम उनको पैरा ट्रूपर्स कहते थे कि ख़ास लोगों को नाजिल किया जाता रहा। इंडियन एलीट या इंडियन सोसाइटी या इंडियन मीडिया, अदरवाइज़ आपने दुरुस्त फरमाया सारे तो नहीं कहते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो आपको जो डायरेक्ट आपको हेड ऑन ले रहे थे। मसलन अर्नब गोस्वामी इस क्राइसिस में बार बार आपका नाम ले रहे थे, बरखा दत्त के साथ भी आपका चपकलिश हुआ। ये कोई पुराने मसले थे या इसी जंग में फिर जंगी सूरत हाल पैदा हो गई?
जी प्रजा साहब, बिल्कुल मैं आपको वाजे तौर पे कहना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी साहब के साथ मेरी कोई पुरानी लड़ाई नहीं थी। अच्छा। और अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो एक ज़माने में मेरी और आपकी तरह एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे जब ये एनडीटीवी में होते थे। मैं इनको जानता हूं 2001-2002 से। अच्छा। जब आपको याद है कि हम आगरा टॉक्स को कवर करने के लिए हम इंडिया गए थे और वहाँ पर बहुत से जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो इंडियन टीवी चैनल्स पर जाते थे, वहाँ पे गुफ्तगू होते, तो मुझे भी अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में बुलाया। अच्छा। तो जाहिर बात है मैंने वहाँ पे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ी खुल के बताया। तो अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं उनके साथ मेरी अच्छी जो है ना वो एक बातचीत जो है वो दोस्ती में बदल गई। और फिर ये पाकिस्तान आए थे 2004 में, ये वाजपेयी साहब के साथ सार्क समिट पाकिस्तान आए थे, तो ये यहाँ मेरे शो, जी तो यहाँ ये मेरे शो में आए। अच्छा, इस दौरान मैं इंडिया गया, उस वक्त डेडलॉक था पाकिस्तान इंडिया का, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया तो डेडलॉक ख़त्म हुआ। तो अर्नब गोस्वामी साहब ने एक दिन मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैंने बहुत पोलाइटली इसको रिफ्यूज़ नहीं किया, रिग्रेट कर दिया। मैंने कहा नो सॉरी यार, मैं नहीं आ। तो इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारी बात ख़त्म होगी। उसके बाद कभी कोई खबर वबर के सिलसिले में ये इन्होंने मुझे मैसेज करना, मैंने इनको जवाब दे देना। आपने आगरा का जिक्र किया, मैं शर्मुल शेख का जिक्र करता हूँ। 2009 की बात है, वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये वज़ीर आज़म मिले, आप भी उधर थे, मैं भी उधर था। जब जॉइंट स्टेटमेंट आया और उसमें बलूचिस्तान में भारत की मदाखलत का जिक्र आया, पहली दफ़ा आया था इन रिटन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लाए थे। तो उसके बाद ये बरखा दत्त जो दूसरी जर्नलिस्ट आपसे उलझ रही थी अभी, ये इनका रद्द अमल मुझे, मेरा ख्याल है आपको याद होगा, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब आपसे क्यों उलझती रहीं? देखें, बरखा दत्त जो है ना, इनका वहाँ पे रद्द अमल बहुत ही नामुनासिब था, नॉन प्रोफेशनल था, और मैंने इनको वहाँ पर भी जवाब दिया। फिर उसके बाद मेरा इनसे कांटेक्ट रहा। उसके बाद फिर पराजा साहब, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो न्यूयॉर्क में वो गए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब करने। तो मैं भी वहाँ पर अपने तौर पे गया, वहाँ पे एक शो करने के लिए। तो वहाँ पर एक दिन मुझे तारक फातमी साहब ने इनवाइट किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कल आपको उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग पे बुलाया। मैं जब ब्रेकफास्ट पे पहुँचा, वहाँ आगे बरखा दत्त बैठी हुई थी उनके साथ। अच्छा, तो ठीक है, मैंने बरखा दत्त से सलाम दुआ हुई। तो वही जो शर्मुल शेख वाली जो तलखी थी, तो वो तलखी जो है ना वो बरखा दत्त को भी याद थी और मुझे भी याद थी। तो नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि आप दोनों तो पहले अच्छा एक दूसरे को जान, क्या मसला है? मैंने बताया जी कि ये इनके साथ मेरी वहाँ पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई। उन्होंने कहा नहीं छोड़े, हमने जो है ना अब इनके साथ मामला ठीक करने हैं, तो मीडिया को भी एक दूसरे से दोस्ती करनी है। तो मेरे उनके साथ कोई ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे। उसके बाद वो कई दफ़ा पाकिस्तान आई, मेरे पास भी आई, दोबारा इस्लामाबाद आई, तो मेरे शो पे भी आई। लेकिन ये इस साल जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई, जी, तो SCO कॉन्फ्रेंस में ये इनका स्पेशली वीज़ा लगवाया गया। ये सिर्फ लाहौर आई और इंटरव्यू किया, नवाज शरीफ साहब को मिली, इंटरव्यू किया और वापस चली गई। तो मुझे जो है वो एक इनविटेशन आया जी कि लाहौर में एक लंच है, नवाज शरीफ साहब ने रखा है इंडियन जर्नलिस्ट्स के एजाज में। तो अब वो जो इंडियन जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में थे, यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे पूछा कि जी क्या आपको भी कोई इनविटेशन आई है लाहौर वाली लंच मीटिंग की? मैंने कहा हाँ जी मुझे आई है। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बरखा जो है वो इधर तो नहीं आई, तो लगता है कि वो वहीं पे बैठी हुई है, तो वो वहीं से वापस चली जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, बरखा दत्त जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस कवर करने नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं, वो तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मिलने आई है। तो मैंने जो है उसका कहीं जिक्र कर दिया, अपने किसी कॉलम में भी जिक्र किया, शो में भी जिक्र कर दिया, क्योंकि जो बरखा दत्त साहबा ने नवाज शरीफ साहब के साथ इंटरव्यू करके फिर जो उसकी डिटेल जारी की, तो उस पर काफ़ी जो है ना बहस मुबाहिसा शुरू हो गया था। बहरहाल ये उसकी एक बैकग्राउंड मैंने आपको सारी बताई है। तो इनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता रहा, इनके साथ हमारी अच्छी गुफ्तगू भी रही है, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है। लेकिन अगेन जिस दिन इन्होंने ये कहा
कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पायलट गिरफ्तार हो गया है और मैं थोड़ी देर में जो है ना उसकी तस्वीर भी जारी करूंगी और ये भी करूंगी वो भी करूंगी। मैंने उसकी भी तरदीद की। जब मैंने उसकी तरदीद की तो इन्होंने फिर जो है वो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कही, लेकिन मैं इनका तो मैंने नाम नहीं लिया कहीं पे, मैंने इनका नाम लेके इन पे तनकीद नहीं की। इनके साथ जो किया वो राजदीप सरदेसाई ने किया। तो यहाँ पे ये बात भी देखने वाली है कि राजदीप सरदेसाई जैसे जर्नलिस्ट भी हैं इंडिया में, जिन्होंने अपने ही साथियों की जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है उसकी मजम्मत की। एग्जैक्टली बहुत सारे मीर साहब बहुत सारे जर्नलिस्ट ये वहाँ पे सच भी बोलते रहे। आज भी मैंने सुना कि ज्योति मल्होत्रा एक और जर्नलिस्ट हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मुझे यहाँ ब्रेक लेना है। मीर साहब एक सवाल छोड़ता हूँ, आप मियाँ साहब की बात कर रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की। आज मियाँ नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मिले और मियाँ साहब ने बड़ी पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया से इंडियन मीडिया को क्या सीखना चाहिए, कोई सबक लेंगे वो इस सारे क्राइसिस के बाद? ब्रेक के बाद नाज़रीन हामिद मीर साहब से जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सीनियर साफ़ी जनाब हामिद मीर साहब। मीर साहब आज मियाँ नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी मिले और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी मिले। इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया की इस क्राइसिस के दौरान बहुत तारीफ़ की। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया से कोई सबक सीख सकता है तो क्या है? भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया से ये सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपनी हुकूमतों पे तनकीद भी करता है। पाकिस्तानी मीडिया पाबंदियों का निशाना भी बनता है। पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए पार्लियामेंट से इंतहाई नामुनासिब कवानीन मंजूर करवा के उनको इन्फोर्स भी किया जाता है। लेकिन जब हुकूमत जो है वो कोई अच्छा काम करती है तो पाकिस्तानी मीडिया उसको सपोर्ट भी करता है, उसकी तारीफ़ भी करता है। तो हमारी जो है ना कोई किसी के साथ ना कोई ज़ाती लड़ाई होती है, ना ही किसी के साथ जाती दोस्ती होती है। हम सिर्फ सहाफ़त करते हैं, प्रोफेशनल। और यही वजह है कि आज वो इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर ये कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी तारीफ़ की है। जो इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं अभी कुछ महीने पहले तक जब पीका कानून मुसल्लत किया जा रहा था, जब पंजाब हुकूमत ने डेफेमेशन बिल 2024 पेश किया था और मैं और आप उस पर तनकीद कर रहे थे, तो इरफान सिद्दीकी साहब उसको डिफेंड कर रहे थे। और जब फिर एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन ने वहाँ पर मुझे और कुछ और 3-4 सहाफ़ियों को बुलाया कि जी आके आप अपनी ओपिनियन दें, आपको इस बिल पे क्या एतराज़ है, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने और परवेज़ रशीद साहब ने हमें बोलने ना दिया। उन्होंने कहा जी कि ये इस बिल पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर है। तो हमारी उनके साथ वहाँ पे बड़ी तलखी हुई। और फिर जब इन्होंने उसके बाद उसी बिल का एक नया जो मलगूबा है उसको पीका लॉ की सूरत में मुसल्लत किया, तो मैं बंदा नाचीज़ हामिद मीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया। मैंने उस पीका लॉ को मैंने वहाँ पे चैलेंज किया, अभी तक पेंडिंग है वहाँ पे। तो एक तरफ आप ये देखें ना हमारा किरदार क्या है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने जो पीका लॉ मंजूर किया और इन्फोर्स किया, हम उसके खिलाफ हैं। हम इन हुकूमत के खिलाफ जो है वो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमने मुजाहरे किए इनके खिलाफ। और दूसरी तरफ जब इंडिया के साथ जंग होती है तो हम वही रिपोर्ट करते हैं जो कि रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी है। जबकि अर्नब गोस्वामी साहब क्या हैं? अर्नब गोस्वामी साहब जो है वो एक बीजेपी के रहनुमा है, राजीव चंद्रशेखर। उनकी फंडिंग से रिपब्लिक टीवी के नाम से एक अपना चैनल शुरू करते हैं और फिर वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। और इसके अलावा सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बहुत से जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, तो वो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब पे मज़ीद लाइक्स लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ बोलते हैं। अब आप बताएं कि आप या मैं अपना यूट्यूब चैनल
शुरू करके हम भी अगर इंडिया के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दें, हमें भी बड़े व्यूज मिलेंगे, हमें भी बड़ी एग्जैक्टली वही जो प्रोफेशनलिज्म है मीर साहब। असल तो बात यह है कि जो हमारे पेशा वराना एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, हम तो यकीनन उसी में रहते हैं। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ जो बड़ा अहम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मसला कश्मीर हल कराऊंगा। हो जाएगा मसला कश्मीर हल? देखें प्राजा साहब, ये हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को आम तौर पे सीरियस नहीं लेते। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी पॉलिसियों से मुझे सख्त इख्तलाफ है, ख़ास तौर पे जो उनकी फ़लस्तीनियों के बारे में जो पॉलिसी है, मैं उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। लेकिन ये जो कश्मीर के मसले पे उन्होंने एक सालिसी की पेशकश की है और जो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया को एक बहुत बड़ी एटमी जंग से बचाया है, यकीनी तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना जो बातें हैं उसको आप सीरियस लें। और मीर साहब बहुत इन उनकी बातों को बहुत सीरियस लिया जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन इसका एक और रुख भी है। आप सियासत के मुताले में एक उस्तादों की हैसियत रखते हैं। बिलावल भुट्टो दरदारी साहब अभी आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे आप ही के इंटरव्यू में। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर का जिक्र करेंगे, भारतीय लीडरशिप मौजूदा जिसमें नरेंद्र मोदी साहब हों, अमित शाह साहब हों, राजनाथ सिंह हों या योगी आदित्यनाथ हों, वो कितने जिच होंगे और बार बार कश्मीर हल करने की जब बात आएगी, उनका रद्द-ए-अमल आपके ख्याल में क्या हो सकता है? सियासी कीमत को देने के लिए वो क्या फेस सेविंग कर सकते हैं अपनी? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के तो दोस्त नहीं थे ना, मोदी साहब के दोस्त थे। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक स्टैंड लिया ना, वो स्टैंड उन्होंने ऐसे ही नहीं ले लिया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पिछले 8-10 साल से नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए यूएस कांग्रेस के बहुत से लोगों ने उनको नॉमिनेट भी किया है। इवन यूक्रेन की पार्लियामेंट के कुछ एक मेंबर है, उन्होंने भी उनको नॉमिनेट किया है। लेकिन ये जो कश्मीर के मसले पे बात की है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, एक मेरी इतला के मुताबिक, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं अमेरिका में था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं उनके साथ मेरी एक गुफ्तगू हुई, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करता। वो मुझे बता रहे थे कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको एक ब्रीफ दिया है उनके एक कुलीग की तरफ से, जो कि एक थिंक टैंक ने वेट किया वो ब्रीफ, और वो था कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को डिफ्यूज कैसे किया जाए। उस ब्रीफ में उनको ये बताया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, और जो इंडिया इसको रिफ्यूज करता है कि वी विल नॉट अलाउ अ थर्ड पार्टी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंग टू दैट ब्रीफ उन्होंने कहा दिस इज बुलशिट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उन्होंने कहा दिस इज बुलशिट, क्योंकि इंडिया जो है और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका 1957 से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था जो 1960 में हुआ था, ये उस 1957 के एक एग्रीमेंट के रिजल्ट के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, और ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और इन दोनों की एक जॉइंट स्टेटमेंट 13 जुलाई 1957 को जारी की गई थी, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आर्काइव पे आज भी मौजूद है। उस 13 जुलाई 1957 की जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो उसमें मसला कश्मीर का भी जिक्र है और इंडस वाटर का भी जिक्र है। और उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराया, और वो 13 जुलाई 1957 की जॉइंट स्टेटमेंट में भी जिक्र था कि ये जो मुआहदा है इंडस वाटर का, ये वर्ल्ड बैंक करवाएगा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका ने मेडिएशन करवाई, फायदा इंडिया को हुआ। 1962 में जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान इस पोजीशन में था, चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि जाओ जाके कश्मीर पे कब्जा कर लो। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, प्रेसिडेंट कैनेडी ने, कि प्लीज आप इस लड़ाई में हिस्सा ना लें, हम मसला कश्मीर हल करवाएंगे। जी जी। तो एक दफा फिर पाकिस्तान जो है वो उसने इंडिया पे
हमला नहीं किया और उसकी बचत हो गई, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। अगेन मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, आपके पास टाइम नहीं है। हमेशा इस मेडिएशन का फायदा इंडिया ने उठाया है, लेकिन इंडिया कभी आज तक उसने थैंक यू अमेरिका नहीं किया, तस्लीम भी नहीं किया। वो थर्ड पार्टी मीडिएशन के वैसे ही खिलाफ है। एक बहुत सवाल जो मीर साहब पूरा पाकिस्तान में भी पूरा इंडिया भी जानना चाहता हो, पूरी दुनिया तो इंटरेस्टेड है, ये जो सीज़ फायर हुई है, क्या ये सीज़ फायर यानी जंग बंदी बरकरार रहेगी? डेविड लेमे बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, आज उनका एक वीडियो बयान आया सामने, उन्होंने कहा कि हर सूरत में ये सीज़ फायर रहना चाहिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि जी पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ये जंग बंदी बरकरार रहेगी? हाँ, यही तो सारा मसला है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है और इंडियन मीडिया, इस पे जो है ना बॉलीवुड का असर बहुत ज़्यादा है। वो इसको एक बॉलीवुड की मूवी समझते हैं और उनका एक ख्याल है कि जिस तरह बॉलीवुड की मूवी में एक टाइगर जो है, सो कॉल्ड टाइगर जो है, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में घुस जाता है और जहाँ पे चाहता है वो दहशतगर्दी कर सकता है, तो हकीकी जंग में भी ऐसा ही होगा। तो ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है, इसको मैं तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेता। और ख़ास तौर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये कहना है कि हाँ हम पाकिस्तान से बात करेंगे लेकिन POK पे करेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर पे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो UK के फॉरेन मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, तो उनको भी एहसास है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन ये सीज़ फायर जो है ये किसी भी वक्त टूट सकता है। तो राजा साहब, पाकिस्तान जो है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तो कभी भी ये सीज़ फायर नहीं तोड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो इस सीज़ फायर के नतीजे में एक मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है, लेकिन ये मोदी साहब के बारे में नहीं है। मोदी साहब और उनकी जो पार्टी है वो इस खिते में अखंड भारत बनाना चाहती है। अखंड भारत का नक्शा उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में आवेज़ा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो इस खिते में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ज़रिए अखंड भारत के क़याम का ख्वाब देख रही है। सीज़ फायर उनके सियासी अज़ाइम के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। वो कोई भी मौका मिलने पर इस सीज़ फायर को तोड़ेंगे, और मुझे ये यकीन है कि अगर उन्होंने दोबारा सीज़ फायर को तोड़ने की गलती की तो फिर वो किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। वेल सेड। मीर साहब इधर रुकिएगा, नादरीन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे सीज़ फायर के हवाले से एक और बात भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की, मैं वो मीर साहब के सामने रखूंगा। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आज हमारे रूबरू में जनाब हामिद मीर साहब। मीर साहब, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो उन्हें मिली है, यानी वही लाइक्स या व्यूज़ मिले हैं जब उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की बात की, सीज़ फायर करवाने की बात की। जब दुनिया, इस प्लेनेट पर रहने वाले इंसान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर चाहते हैं, जंगबंदी चाहते हैं, तो फिर लीडरशिप को भी तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मसलन 18 तक, यानी कल तक ये सीज़ फायर है, फिर DGMOs की आपस में बात होगी, तो सीज़ फायर को एक्सटेंड करना तो मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत की ख्वाहिश नज़र आ गई बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के। देखें, ट्रंप साहब को और US एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दोनों तरफ से एक दूसरे को मिसाइल नहीं मारे जाएंगे, या दोनों तरफ से एक दूसरे पे फायरिंग नहीं होगी, या दोनों तरफ के जहाज़ जो हैं वो एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये सीज़ फायर नहीं है। इसके अलावा भी इंडिया जो है उसने अग्रेशन शुरू की हुई है, जिसको कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, और वो ये है कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो कोशिश की है। और अब देखें कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया की तरफ से बड़ी सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के पानी का रुख ही तब्दील कर दिया जाए, और इसको, इन दरियाओं का जो रुख है वो सतलुज और झेलम की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि उस पर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो ये जो है ना, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये इस तरह से जो हमारा एक सिर्फ सीज़ फायर हुआ है कि हमने एक दूसरे पे गोलाबारी नहीं करनी, एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करनी, बमबारी नहीं करनी, ये सिर्फ सीज़ फायर नहीं है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जो है वो इंडिया जो है वो हमारा पानी बंद करके कर रहा है। तो ये जो वाटर बॉम्ब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इसको मैं कहूँगा वाटर टेररिज्म। तो ट्रंप साहब को चाहिए कि इसका नोटिस लें। इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडस वाटर ट्रीटी में
सालिस था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और देखे ना ये काम किसने किया था, ये काम तो जनाब देखे ना करबला का जो वाकया है उसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनका पानी बंद किया गया था, आज वो काम जो है वो मोदी कर रहा है। करबला में एक पानी बंद किया गया था और आज 2025 में मोदी साहब पानी बंद कर रहे हैं। यकीनन यही कौमी सलामती कमेटी ने इसको इसीलिए ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दिया था। और वैसे भी दुनिया भी कॉन्शियस है। मैं अगेन बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की बात करूंगा। उन्होंने आज अपने बयान में कहा कि भारत पर हम जोर देंगे इसी पानी वाले मामले के कि जो उनकी आलमी जिम्मेदारियां या मुआहदा है उसकी पासदारी करें। एक और बात भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आज कि जी बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अजीब अजीब शानदार किस्म की चीज़ें बनाते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हुए? देखिए पाकिस्तान पे वो इतने मेहरबान नहीं हुए, वो पाकिस्तान पे के बारे में आपको नरम इसलिए नजर आ रहे हैं कि सीज फायर का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं और हम मसला कश्मीर का जो हल करने के अज़्म का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जबकि इंडिया जो है उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर इंडिया ने तरदीद कर दी। उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं उन्होंने तरदीद कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा एक ट्वीट की, फिर वो इंडिया ने फिर तरदीद की, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरब गए, उन्होंने फिर वहां से एक स्टेटमेंट दिया। तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मैच डाल लिया है। इधर से वो तरदीद करते हैं, इधर से डोनाल्ड ट्रंप साहब एक और बयान दे देते हैं। फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिर मैं जो है ना, मैंने इनको कहा कि तुम सीज फायर करो वरना फिर मैं तुम्हारे साथ तजारत नहीं करूंगा। तो आई यूज्ड ट्रेड एज अ लिवरेज। तो फिर ये दोनों मान गए। फिर इंडिया ने तरदीद की, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर जो है वो जिक्र कर दिया सीज फायर का भी, और वो कह रहे हैं मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा। तो पाकिस्तान की तो एक्चुअली जो 1957 में जो प्रोसेस शुरू हुआ था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कि अमेरिका ने मेडिएशन करनी है कश्मीर पे, तो पाकिस्तान का जो मौकफ है उसकी तो एंडोर्समेंट हो गया है, उसको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एंडोर्स किया है। तो पाकिस्तान तो बेनिफिशियरी है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का, और इसीलिए हम जो है वो पीछे जा रहे हैं उनके साथ तमाम तरह नहीं, यकीनन मैं भी इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं भी इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा था कि पाकिस्तानी कौम यकीनी तौर पर खुश है डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान आते हैं। एक और चीज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कि जी इन दोनों को डिनर पे बुलाएं। अब मैं एक जगह, मुझे तो मियामी में फ्लोरिडा की रियासत में एक अपना सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्लब है मारो-लागो में, उसमें एक 1920 में एक बिल्डिंग बनी थी, एक हैरिस की बिल्डिंग थी जिसको बाद में ट्रंप साहब ने एक्वायर कर दिया। बड़े अच्छे वॉकवेज हैं वहाँ पर इसी मारो-लागो एरिया में। तो क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया की लीडरशिप वहाँ डिनर करें जाकर, जो सदर ट्रंप का अपना क्लब भी है? देखें प्राजा साहब, अब मैं एक बात करने लगा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात करूंगा, हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, और मेरी दरख्वास्त है कि इसको माइंड ना किया जाए। देखिए जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब होते हैं तो हमारे बैक चैनल से अहम लोग जो हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में हालात ख़राब थे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ, जी वो बैंकॉक में अजीत डोवल से मिले थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को मिले। जी उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में जब हालात ख़राब थे तो इमरान खान साहब को पता था या नहीं पता था, लेकिन उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ कभी दुबई में और कभी कहीं और कभी कहीं और, 3 जगहों पे उन्होंने अजीत डोवल के साथ डिनर भी किया और एक आध दफ़ा लंच भी किया। एक दफ़ा लंच किया, 2 दफ़ा डिनर किया। तो अगर अजीत डोवल जो हैं वो पिछली दो हुकूमतों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ लंच कर सकते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, बताते किसी को नहीं है, और उसके बाद फिर नतीजा क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस सस्पेंड कर दिया। तो ये
अजीत डोवल किसके तर्जुमान हैं? ये किसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं? मोदी के हैं ना? जी हाँ, इंडिया और मोदी जो है वही आदमी है जो कि सीधा अफगानिस्तान से बगैर वीज़े के लाहौर लैंड किया और नवाज शरीफ साहब की 25 नवासी दिसंबर की शादी में चला गया। 25 दिसंबर को। ठीक है, तो वहाँ पे उसने किया था ना, उधर भी तो डिनर किया था ना, वहाँ पे भी तो मोदी साहब ने लाहौर में भी तो डिनर किया था ना। जी जी। तो अगर ये इस तरह से डिनर कर सकते हैं तो एक शहबाज शरीफ साहब और मोदी साहब जो हैं किसी थर्ड कंट्री में कर ले डिनर नहीं करना, एक चाय पी ले, कोई जो यूएई के जो सरबराह ममलकत हैं उनके मेहमान बन जाएं, या सऊदी अरब के जो सरबराह ममलकत हैं उनके मेहमान बन जाएं, किसी के बन जाएं। आप पहले भी, मोदी साहब पहले भी आप पाकिस्तानियों के साथ डिनर करते रहे हैं और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते रहे हैं, तो आइंदा भी अगर किसी थर्ड कंट्री में आप पाकिस्तानियों के साथ डिनर कर लेंगे या लंच कर लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि ये काम आपने पहली दफ़ा तो करना नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार, कालम निगार जनाब हामिद मीर साहब नादरीन हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।